गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपने लास्ट टाइम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देख लिए थे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के लिए मैंने ये बताया था कि द डिजिट विच इज़ रिटन इन द लेफ्ट साइड ऑफ एनी फार्मूला, इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। या फिर डायरेक्टली अगर सॉफ्ट वर्ड्स में बोलना चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी फार्मूले के पहले या किसी भी सब्सटेंस के लेफ़्ट साइड में, चाहे वो रिएक्टेंट के फॉर्म में हो चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उसके लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ जो भी डाटा होगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा, वो क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है। ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, प्रोडक्ट का कितना है, बट ड्यूरिंग दिस वी हैव टू जज दैट द गिवन डाटा इज़ प्रेजेंट इन द मोल। कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक जो अमाउंट है वो हमेशा मोल में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर अदर किसी फॉर्म में दे रखी है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जब बेसिक यूनिट्स पढ़ी है उसके अंदर देखा है। तो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो किस में हो सकता है? ग्राम में, किलोग्राम में, इस तरीके से। तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम में आएगा। वो क्या था? मास अपॉन मोलर मास था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए देखो, आप जैसे मान लो मैंने कोई भी इक्वेशन लिखी है, जैसे इक्वेशन मैंने ये लिखी है N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है। इसके लिए आपको ये दे रखा है कि N2 इतना है, H2 इतना है और 2NH3 इतना है। जब आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा है जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जब डाटा मोल में दे रखे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 मोल है, ये 1 मोल है, तो ऑब्वियसली कौन है? 1 मोल कम है। तो जब 1 मोल पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट रिएक्टेंट होता है उसके कंज्यूम होते ही रिएक्शन क्या हो जाती है? अपने आप स्टॉप हो जाती है। ठीक है। तो रिएक्शन की जो स्पीड होगी, रिएक्शन की जो थीम होगी, जो टारगेट पॉइंट होगा, वो डिपेंड करता है द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। और उसको बुक की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को आप बोल सकते हो इन सम केसेस इन द रिएक्शंस आर नॉट प्रेजेंट इन द एग्जैक्ट। कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो डाटा होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो डाटा होते हैं वो सेम रेशियो में नहीं होते। कुछ में क्या ऑलमोस्ट रिएक्शंस में ही होता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जितना रिएक्टेंट का रेशियो है वो प्रोडक्ट का हो। हाँ, इतना है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है ना वो सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है। रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एंड ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कि ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के लास्ट तक पूरा कंज्यूम हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है। अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट and consume totally during the reaction. On completion this reaction will be stopped, it can't more further proceed. कि कोई भी रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके कंज्यूम होने से रिएक्शन रुक जाती है, और उसके बाद में अगर अदर डाटा को और भी इंक्रीज़ करते हो तो भी रिएक्शन आगे नहीं इंक्रीज़ हो पाती है। अदर वर्ड्स बोल सकते हो कि अदर रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्रेटर क्वांटिटी देन द लिमिटिंग रिएजेंट। की लिमिटिंग रिएजेंट के अदर जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है वो अगर बचा हुआ भी है तो अनरिएक्टेड ही बचेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जहाँ तक है तभी तक रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। उसको आप बोल सकते हो एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा तरह के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर एक तो होता है लिमिटिंग रिएजेंट और बाकी जो होते हैं वो होते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं। उनमें से एक लिमिटिंग होगा, बाकी सारे किसमें होंगे? एक्सेस बोल सकते हो उसको। लाइक अपन ने वो एग्जांपल लिया N2 + 3H2 = 2NH3। 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ पे, देन बना रहा है क्या? 2 मोल्स ऑफ NH3। यहाँ पे जिसका मोल कम है वो किसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट, ऑल डाटा मस्ट बी प्रेजेंट इन मोल। जब भी आप चाहे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिसाइड कर रहे हो, चाहे आप लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि आपको ड्यूरिंग दिस
यू हैव टू अज्यूम द ओल्ड डाटा इन मोल, कि आपको हर एक डाटा को मोल के अंदर ही कंसिडर करना है। इसका दूसरा एक एग्जांपल देखो, 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स टू फॉर्म H2O। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते तो वाटर बनता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, what is the limiting reagent, what is the maximum amount of water is formed, और नेक्स्ट पूछ रहा है what is the reagent left unreactant and what is the its amount, कि कौन सा reagent ऐसा होगा जो लास्ट में बचा हुआ रहेगा unreactant और उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो देखो ये पूछ रहा है H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बनाना चाह रहे हैं, H2O। तो सबसे पहले एक रिएक्शन फॉर्म करो और वो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी आपके पास में H2, ठीक है, H2 रिएक्ट विद O2 इट फॉर्म H2। ठीक है, इसके बाद में आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स इक्वल कर लिए। ठीक है, उसके बाद में देखो मॉलिक्यूल्स इक्वल करने के बाद में अब देखो इसको इक्वेशन को हमने बैलेंस किया। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम एक स्ट्रेटजी आई अपने पास में, लेफ्ट साइड का डाटा मोल में तो 2 मोल्स, इसका 1 मोल, इसके पहले लिखा हुआ है 2 मोल्स। इसका मतलब रिएक्शन की जो बैलेंस इक्वेशन की स्ट्रेटजी है वो ये कह रही है व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। आई रिपीट द स्टेटमेंट, व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। सिंपल बात है। अदर वर्ड्स ग्राम में लिखना चाहो तो आप ये बोल सकते हो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, H2 की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इसका मतलब H2 का मास कितना हो गया 2 ग्राम। कितने मोल्स हैं 2, तो कितने हो गए 4 ग्राम। समझ आई बात। H2 का मतलब होता है H बॉन्ड H, तो एक H एटम का 1 मास, दूसरे का भी 2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 का डबल कर दिया 4। सिमिलरली ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 आ गए O2 की फॉर्म में तो आ गया 32। ऐसे ही H2O का निकाले तो आ गया 36 ग्राम। अदर वर्ड्स में बोल सकते हो व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ट्रीट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगले ने हमने इसको ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया वो एक बार देखिए। क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो आपको ये दिया हुआ है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है आपसे किस लैंग्वेज में बात करना चाह रहा है वो ग्राम्स में, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपसे ये पूछा है कि हाइड्रोजन का 3 ग्राम ट्रीट करता है तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम बनेगा। तो देखो क्वेश्चन, जब मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो वाटर बनता है वो कितना है 36 ग्राम। ठीक है, मैं जब इसका 1 ग्राम ट्रीट करवाती हूँ तो अपोन कितना आएगा 4, पर मुझसे बोल रहा है कि 3 ग्राम, तो अगर मैं 3 ग्राम लेती हूँ तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 3। आई रिपीट दिस, 4 ग्राम रिएक्ट करते हैं कितना 36 ग्राम, 1 ग्राम देन डिवाइड कर दिया, पूछ रहा है 3 ग्राम में कितना होगा, देन 3 ग्राम के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 ग्राम से। ठीक है, 3 ग्राम ट्रीट करके कितना बनाएगा 24। ठीक है, इतने के हिसाब से रिएक्शन में बना कितना था 36 ग्राम। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से कितना बनना चाहिए 24। ठीक है, तो 24 तो रिएक्शन कर लेगा, 36 में से 24 रिएक्शन कर लेगा तो 12 ग्राम कैसा बचेगा, अनरिएक्टेड फॉर्म में बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यही चीज़ अगर आपसे ऑक्सीजन के लिए पूछना चाहे तो ऑक्सीजन के लिए आप देखो, ऑक्सीजन के लिए हम ये बोल सकते हैं जब 4 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होता है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन बन रही है 32 ग्राम, 1 ग्राम होता है तो अपॉन ये, और जब 3 ग्राम होती है तो इंटू 3। आई रिपीट दिस थिंग, 4 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होने पे 32 ग्राम ऑक्सीजन बनता है, 1 ग्राम होने पर अपॉन 4, और 3 ग्राम हाइड्रोजन अगर कंज्यूम होता है तो कितना बनेगा, सोल्यूशन के बाद में आया है 24 ग्राम। एक बार देखिए रिएक्शन के अंदर बनना कितना है 32, और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कितना बनना है 24, तो रिएक्शन कितना कर पाएगा 24 ग्राम, और रिमेनिंग जो बचा हुआ सोल्यूशन होता है वो क्या बचेगा अनरिएक्टेंट बचेगा, तो अपन को इसमें से लेस कर देना उसको। तो वही कह रहा है कि 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इसमें मिक्स किया था आपने टोटल, और कंज्यूम कितना हो रहा है 24, तो 29 में से 24 कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा कितना 5 ग्राम, वो क्या रहेगा अनरिएक्टेंट फॉर्म के अंदर रहेगा। समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके बाद में अपन देखेंगे रिएक्शंस इन सोल्यूशन।
इसके अलावा देखो, अगर आप लोग अदर एग्जांपल इसका शेयर करना चाहते हो तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल अलग से शेयर कर रही हूँ। वो देखो आप, देखिए एक आपके पास ये दे रखा है कि 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ट्रीटेड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। इसका मतलब है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके NH3 बनाएंगे। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि कितना NH3 बनेगा। नेक्स्ट पूछ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। सब कुछ छोड़ने के बाद में आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपको रिएक्शन किस फॉर्म में लिखनी है। तो आपको रिएक्शन लिखनी है N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है। रिएक्शन की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल्स। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगी, इसको जो मोल है उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगी। ठीक है ना। ठीक है, अपन इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं अलग से सोल्व करके बताती हूँ आपको। देखो ये कह रहा है N2 + 3H2 2NH3। देखो लिख लिया इसको इस तरीके से 1:3 ये। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट किया 28 ग्राम, 6 ग्राम इतना। फिर दे रखा है इतना ग्राम, इतना इतना। ठीक है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि NH3 जो होगा कितना बनेगा। तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब 28 ग्राम N2 कंज्यूम हो रहा है तो कितना 34 ग्राम बन रही है। 1 ग्राम होगा तो अपॉन 28 और इनटू कितना ग्राम 50 kg दे रखा है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, किसमें आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी किसकी, अमोनिया की। देन अगेन आप क्या करोगे, उसको 3 डिजिट के ऊपर डेसिमल लगा दो। जो ग्राम वाली यूनिट है वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो आपसे लिमिटिंग रिएजेंट की बात पूछ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट में आप ये देख लो कि यहाँ पे अगर अमाउंट पूछ रहा है तो इसको डिवाइड करो आप कितने से, 28 ग्राम से। इसको डिवाइड करो 6 से। तो 28 से इसको डिवाइड करोगी तो इसकी अमाउंट आएगी, इसको डिवाइड करोगी इसकी अमाउंट आएगी। ये भी मोल में आएगा, ये भी मोल में आएगा। इनमें से जो कम आएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जो ज़्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। समझ आई बात। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना वो देखो, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अभी तक अपने ये देखा है 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ये तो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली मेज़र करना। अगर किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं करके रिलेटिवली अगर हम पढ़ते हैं कि इतने में इतना ग्राम, जैसे एक तो मैंने बोला 5 ग्राम शुगर, एक ये मैं बोला मैंने 5 ग्राम शुगर इन 2 लीटर वाटर। तो अलग अलग तरीका होता है। फ्रीली जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो होता है मास, और किसी के रिलेटिव अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे 5 ग्राम शुगर इन 2 लीटर वाटर, 10 ग्राम सॉल्ट इन 5 लीटर वाटर, है ना। अदर अलग अलग तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं उसके अंदर। तो किसी भी सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस की अमाउंट को अगर अपन बताना चाह रहे हैं तो उस वर्ड के लिए एक टर्म काम में लेते हैं, दैट इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, कितने में कितना, है ना। तो कितने में कितना का मतलब ये होता है, जैसे अगेन वही चीज़ है। तो कंपोजिशन इन ए सब्सटेंस, है ना, कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सोल्यूशन, कि किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट हो रही है वो सोल्यूशन फॉर्म के अंदर क्या होती है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म को काम में लेते हैं वो टर्म क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन द वेरियस टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, कि किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है सोल्यूशन फॉर्म के अंदर उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन क्या वर्ड काम में लेते हैं, कंसंट्रेशन वर्ड काम में लेते हैं। कंसंट्रेशन इज अ टर्म विच डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, कि कंसंट्रेशन एक टर्म होती है जो ये बताती है कि गिवन जो सब्सटेंस होती है उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्यूशन के कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सोल्यूशन के अंदर जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगी
उसको उसकी बोलते हैं कंसंट्रेशन, कितने में कितना। जैसे 2 लीटर ऑफ मिल्क डिज़ोल्व इन 5 लीटर ऑफ वाटर, कि 2 लीटर जो मिल्क है वो कितने में 5 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, तो जो सोल्यूशन की कंसंटेंसी होगी वो बताएगी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है ना, वो बताएगी इस चीज़ को। द क्वांटिटी में बी प्रेजेंट इन ग्राम, मोल और वॉल्यूम। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो गिवन सब्सटेंस हो वो ग्राम में ही होना चाहिए, किलोग्राम में ही होना चाहिए, नहीं। सब्सटेंस की अमाउंट किसी में भी हो सकती है, पर रेस्पेक्टिव वो किस में होगा, सोल्यूशन में, कितने में इतना ग्राम डिज़ोल्व है, इतने में इतना ग्राम डिज़ोल्व है, ठीक है। अब देखो, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक चीज़ याद रखना आज के बाद में, आप जब भी आपको मास टर्म काम में लेनी हो तो मास या तो आपको ग्राम में मिलेगा या फिर आपको केजी के अंदर मिलेगा मोस्ट ऑफ। इससे छोटी यूनिट जैसे माइक्रो है ना, इस तरीके से आ सकती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ अगर आपके पास में वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो या तो अगला ml में बात करेगा, अदरवाइज़ किस में बात करेगा, लीटर में बात करेगा, ठीक है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हो तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि इफ़ द गिवन यूनिट इज़ आइदर मास वॉल्यूम, पता तो चले कि अगले ने जो डाटा दे रखा है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो मास की बात कर रहा है कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो किसी भी न्यूमेरिकल डाटा के साथ में अगर ग्राम और किलोग्राम लिखा हुआ देखते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि उस सब्सटेंस का आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है। अगली बात है कि अगर किसी भी यूनिट के साथ में है ना, किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट के साथ में ml या फिर लीटर दिया हुआ मिलेगा तो आपको हमेशा क्या बात याद आएगी कि उसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा आपको, ठीक है यहाँ तक। अब देखो कंसंट्रेशन को करना है अपन को, तो मैंने ये कहा है वेट यूनिट, WW यूनिट। इसका मतलब ये होता है केमिस्ट्री जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स को नहीं बढ़ा रहा है, तो केमिस्ट्री में जो वेट वर्ड है उसको आप मास की जगह काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, मूवमेंट देखते हैं चीज़ का, यहाँ पे मूवमेंट नहीं देख रहे, एक पड़ी हुई चीज़ को अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो मास आती है उसी यूनिट को वेट के ले सकते हो। एक थोड़ा सा डिफेक्ट ज़रूर है, बट आपको ये मानना पड़ेगा। तो जो वेट है वही क्या है, मास है, जो मास है वही वेट है। एक्चुअली इनमें डिफरेंस होता है, पर इसका ये होता है कि अपन जिस भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसका ग्रेविटेशन फोर्स 0 मान करके स्टडी करते हैं अपन, ठीक है ना, उसमें वेरिएशन नहीं मानते। तो वेट वाली यूनिट हैं, उनके अंदर आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। कल बताऊंगी मैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है। दूसरी होती है वेट वॉल्यूम यूनिट। इसका मतलब ये होता है, देखो पहले वाली जो यूनिट थी WW यूनिट, इसका मतलब पहली यूनिट भी ग्राम में होनी चाहिए और दूसरी भी किस में होनी चाहिए, ग्राम में प्रेजेंट होनी चाहिए। ग्राम से मतलब ये होता है कि सोल्यूशन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जिसको डिज़ोल्व करते हैं, जिसको, वो होता है सोल्यूट, जिसमें वो होता है सॉल्वेंट। लाइक मैंने बोला है 5 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, तो सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो वो हो गया सोल्यूट। किस में डिज़ोल्व किया है, वाटर में, तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, या फिर अब देखो 11th-12th स्टैंडर्ड पे इतना बोल सकते हो कि जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट बोल सकते हो, जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोल सकते हो, सोल्यूट। बट ये टर्म सही नहीं है, क्योंकि कई सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे शुगर सिरप होती है, चाशनी होती है, उसमें चीनी ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, तो इसको ऐसा बोल नहीं सकते लीस्ट हाईएस्ट का, पर विस्कोसिटी के हिसाब से अलग अलग देखते हैं। पर आप 11th-12th स्टैंडर्ड पे इतना मान सकते हो कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सोल्यूट है और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। डेफिनेट और एग्जैक्ट टर्म होती है, वो होती है जिसको, विच शुड, जिसको डिज़ोल्व कर रहे हो वो सोल्यूट है, जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। आपकी ये टर्म बनी भी रहनी चाहिए कि किसको किस में कैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट। वेट वॉल्यूम यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे मोलरिटी और मोलिलिटी को, ठीक है। आज की जो क्लास है उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है,
कंसंट्रेशन में और मास में क्या फ़र्क है, मास और वॉल्यूम में क्या फ़र्क है। किसी भी यूनिट के साथ में जब यूनिट लगी हुई है ग्राम किलोग्राम, तो आपको क्या देखना है, वॉल्यूम अगर दे रखा है तो किस टर्म में दिया वो मिलेगा, कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या क्या होंगी, ये सारा चीज़ें अपन देखेंगे। इससे पहले अपने लिमिटिंग रिएजेंट देखा, तो लिमिटिंग रिएजेंट के जितने भी एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, ये कंटेंट जो है बेटा एक्चुअली फिजिकल पोर्शन जैसा चल रहा है, तो इस कंटेंट को आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें। जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं वो आप खुद सोल्व करके करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी फील हुए इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और साथ में फेयरली नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। न्यू स्टूडेंट्स जो भी ऐड होते जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जितना लिख पा रहे हो उतने को लर्न भी करें, ताकि ये रहे, और फेयर एंड फाइन नोट्स बनाते जाएं। मैं इस बात को बार बार रिपीट करते जा रही हूँ, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।